नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल होम फॉर इंडिया में। आज हम आ गए हैं फिर से रोहिणी के एक्सटेंशन में, यार ये कह लीजिए रोहिणी के जो नए सेक्टर्स हैं उनकी तरफ। और यहाँ पर मैं अब आया हूँ आपसे बात करने के लिए दो चीज़ों के बारे में। एक तो यहाँ का करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, यहाँ के सेल परचेज कैसी चल रही है, प्लस आपके साथ में मेट्रो के न्यूज़ के बारे में भी कुछ शेयर करूँगा। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ के करंट सिनेरियो के बारे में। तो यहाँ पे अभी जो प्लॉट के प्राइजेज हैं वो थोड़े से रुके हुए हैं। वो कुछ टाइम पहले जहाँ पे रुके थे वहीं अभी स्टेबल है। तो ना तो वो इंक्रीज़ हो रहे हैं ना वो डिक्रीज़ हो रहे हैं प्राइजेज। तो अभी अगर हम देखें तो सारे सेक्टर्स का जो सेल परचेज है वो सिर्फ ऑन डिमांड हो रहा है। इन्वेस्टर्स या जो डीलर्स यहाँ पे होते हैं वो प्लॉट्स में अभी हाथ नहीं मार रहे हैं, ज़्यादा सेल परचेज नहीं कर रहे हैं। उठापटक जिसे हम बोलते थे पहले या अभी भी बोलते हैं, वो ज़्यादा उठापटक हो नहीं रही है। अभी यहाँ पे सिर्फ एंड यूज़र या जिनको अपने अपने लिए आगे जाके अपना कुछ घर बनाना है, अपना आशियाना बनाना है, सिर्फ वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो लोग भी इन्वेस्ट जो कर रहे हैं ना, बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, बहुत देख के कर रहे हैं। उनका भी सबसे पहले यही सवाल होता है कि आज की डेट में इन सेक्टर्स में, ये जो नए सेक्टर्स हैं इनके अंदर इतने प्राइजेस हो गए हैं, तो क्या आगे जाके वो प्राइस बढ़ेंगे? क्योंकि अगर हम देखें आज की डेट में सेक्टर 36-37 में 60 लाख रुपए के आसपास का आपको 32 मीटर का प्लॉट मिलता है। वही अगर हम सेक्टर 24 और 25 में देखें तो वहाँ पे आपको 72 लाख रुपए के आसपास का भी प्लॉट मिल जाता है। तो क्या ये जस्टिफाइड है इतना प्राइस होना इनका, इन प्लॉट्स का? और अगर सेक्टर 34 में देखें, 35 में देखें तो वहाँ पे 50-55 लाख रुपए का 32 मीटर का आज की डेट में प्राइस है। तो अगर मैं ये चीज़ मैं भी पहले करता था कि मैं भी पहले इनको कंपेयर करता था सेक्टर 24-25 से, और काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आया तो मैंने उनको ही बोला नहीं जी अभी वर्थ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये जो हमारे यहाँ की थोड़ी डेवलपमेंट होती जा रही है, ये जो हमारे दिल्ली की 3rd रिंग रोड बनती जा रही है जिसका नाम UER2 है, जो नितिन गडकरी जी बना रहे हैं, इसकी अगर मैं डेवलपमेंट देखूँ तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा बोल सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पे जो प्राइजेज़ हैं ये अभी जस्टिफाइड हैं और आने वाले टाइम में भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। और ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये मेरा कहने का इसका रीज़न भी है मेरे पास। वो ये है, अभी अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो रोहिणी के अंदर एंटर करने का एक रास्ता है और वो है मधुबन चौक से। मतलब अगर हम रोहिणी के अंदर एंटर करना है इस टाइम पे तो हम मधुबन चौक की जो लाइन है, जो रोड है, 2nd रिंग रोड जिसे हम बोलते हैं, उस रोड के अंदर से हम रोहिणी में एंटर करते हैं, जहाँ पे वेरियस एंट्रीज हैं रोहिणी के। लेकिन जैसे जैसे ये शेप लेती जा रही है ये वाली रोड, वैसे वैसे हमें लगता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा ये थोड़ा अनुमान बढ़ता जा रहा है कि रोहिणी में अब एंट्रेंस की जगह मधुबन चौक नहीं रहेगी, ये UER हो जाएगी। क्योंकि UER जो है ये कनेक्ट कर रही है हमारे नॉर्थ इंडिया को, मतलब पंजाब, हरियाणा और इन सबको कनेक्ट कर रही है हमारा गुड़गांव, मानेसर और उसके आगे जयपुर वाली रोड से। तो इस तरफ से जितने भी आने वाले लोग हैं वो यहाँ से ही दिल्ली के अंदर एंटर करेंगे, रोहिणी में से ही एंटर करेंगे। आप इस वीडियो में पहले देखिए कि 3 जो रोहिणी के अंदर एंट्रेंस बनाई है वो कैसी बनाई है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों अभी मैं आ रहा हूँ GT करनाल रोड से और मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स द्वारका, आप कह लीजिए, या फिर बहादुरगढ़ वाली रोड पे कह लीजिए। तो ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये हमारा GT करनाल रोड से आते हुए अगर हमें बवाना जाना है तो इस फ्लाईओवर को लेके हम बवाना जा सकते हैं, और अगर हमें स्ट्रेट जाना है तो उसके लिए साथ में नीचे रोड बन रही है। और उसके बाद सबसे पहली जो रोहिणी के अंदर ओपनिंग होती है, मतलब जो एंट्री और एग्जिट का पॉइंट है, वो ये वाला है जो कि सेक्टर 34 C4 पॉकेट से C4 और C5 पॉकेट की डिवाइडिंग रोड पे है। ये अभी जो रोड है ये C4 और C5 की डिवाइडिंग है। ये सेकंड हमारी एंट्री एंड एग्जिट आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी से कितना ट्रैफिक है। ये एंट्री एंड एग्जिट है C5 C6, सेक्टर 34 C5 C6 की एंट्री एंड एग्जिट है। और ये आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये 3rd एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है, और ये है सेक्टर 34 और सेक्टर 35 की डिवाइडिंग रोड पे। ये जो ऊपर आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, अगर आप रोहिणी की तरफ से आ रहे हैं और टुवर्ड्स बाईपास जाना है
तो ये फ्लाईओवर लेके आप बाईपास जा सकते हैं। और ये 4th एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है जो कि हमारा कनेक्ट करता है सेक्टर 36 और 37 से, और ये रिठाला वाली रोड से आ रहा है। तो देखा आपने कि कितनी अच्छी और कितनी शानदार इन्होंने, मतलब ये जो UER 2 बन रही है, ये 4 जगहों से एंट्रेंस है। अभी भी जो मैं खड़ा हूँ ये सेक्टर 34 और 35 की डिवाइडिंग रोड है, और मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे ये फ्लाईओवर बन रहा है, ये फ्लाईओवर बन रहा है। यहाँ से आप टूवर्ड्स, अगर ये फ्लाईओवर ले लेते हो तो टूवर्ड्स बाईपास की तरफ चले जाते हो, मतलब हरियाणा की तरफ उस साइड चले जाते हो। और इधर से अगर स्लिप रोड ले लोगे नीचे वाली तो आप टूवर्ड्स गुड़गांव की साइड चले जाओगे। तो ये जो एंट्रेंस बन रही है ना, ये बहुत शानदार बन रही है। और रोहिणी ही एक ऐसा जगह है या ऐसी ऐसी प्लेस है जो इस पूरी UER पे लगती है, और रोहिणी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी आपने इस वीडियो में देखा भी होगा कि सेक्टर 34 के C5 C6 में कितनी अच्छी एंट्रेंस दे दी है। वहाँ पे आज की डेट में भी काफ़ी ट्रैफिक है, काफ़ी पब्लिक आ रही जा रही है, वहाँ से पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है। तो इस चीज़ को मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो प्राइजेज़ हैं वो और इंक्रीज़ हों, यहाँ पे बसावट बहुत जल्दी हो जाए। और यहाँ पे बसावट होने का और प्राइस इंक्रीज़ होने का दूसरा ये भी है कि ये वाले जितने भी सेक्टर्स DDA ने बनाए हैं न्यू वाले, जैसे सेक्टर 34, 35, 36, 37, ये बहुत अच्छी तरह से DDA ने प्लान करके बनाए हैं। जहाँ पे कोई भी पॉकेट है उससे पहले कमर्शियल स्पेस दी है, पब्लिक सेमी पब्लिक स्पेस दी है। यहाँ पे मंदिर के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए या हॉस्पिटल्स के लिए बहुत अलग अलग जगह उन्होंने डेडिकेट करी हुई है। प्लस इनकी जो कनेक्टिविटी वाली रोड हैं, जो कनेक्टिविटी वाली इनकी स्ट्रीट्स हैं, वो काफ़ी अच्छी चौड़ी हैं, 60 मीटर, 30 मीटर, 28 मीटर, ऐसी ऐसी उन्होंने दी है। तो हो सकता है कि ये जो डेवलप हो, जब भी डेवलप होगा ये, तो काफ़ी अच्छा डेवलप होगा। अगर हम पुराने सेक्टर्स देखें तो किसी सेक्टर में खांचे खांचे बना रखे थे, कोई सेक्टर में जो रोड्स हैं, उनकी कनेक्टिविटी वाली रोड्स हैं वो बहुत छोटी हैं, बहुत पतली हैं, वहाँ पे जाम लग जाता है। तो यहाँ पे अभी ये चीज़ नहीं है। और डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ कि कब तक डेवलपमेंट होगी, तो ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। हर सेक्टर का एक अलग प्लस पॉइंट है, एक माइनस पॉइंट भी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे हमारा सेक्टर 36 और 37 है, जो कि आज की डेट में सबसे महंगे सेक्टर्स में से आता है, उन सेक्टर्स में सबसे जल्दी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, सबसे जल्दी वहाँ पे बसावट होगी। उसका भी रीज़न ये है कि एक तो उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मेन रिठाला वाली रोड पे लगती है, बिल्कुल पीछे उसके बहुत बड़ा बस डिपो बन चुका है जो कि आज की डेट में भी वर्किंग है, और UER से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो जो बवाना में जितने भी इंडस्ट्री एरिया में काम कर रहे हैं या उसके आसपास में जो लोग काम कर रहे हैं, वो हो सकता है यहाँ पे आके बहुत जल्दी बसने भी लग जाएं, क्योंकि उनके लिए यहाँ से कम्यूट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि था मेट्रो की न्यूज़। तो मेट्रो वाले जितने भी लोग थे उनके लिए थोड़ी एक बैड न्यूज़ है, वो ये है कि मेट्रो अभी थोड़ा सा टाइम लेगी यहाँ पे आने में। मेट्रो की अगर आपने पीछे न्यूज़ सुनी हो कि रिठाला वाली जो लाइन थी, रिठाला से नरेला वाली, वो आगे एक्सटेंड कर दी है कुंडली तक। तो ये जो एक्सटेंशन हुआ है ना, तो मेट्रो जब भी कहीं पे बनने लगती है तो DMRC को, गवर्नमेंट को एक DPR रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जो कि DPR का फुल फॉर्म अगर मैं देखूं तो डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, वो सबमिट करनी पड़ती है। वो यहाँ पे नरेला से रिठाला तक की उन्होंने रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर दी थी, लेकिन ये जो आगे और कुंडली तक जाने की जो एक्सटेंशन हो गई है, इसकी भी रिपोर्ट बननी है, अभी बनी नहीं है। वो रिपोर्ट इनको अभी सबमिट करनी है। जब वो रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, वो अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आके मेट्रो बनेगी। लेकिन हो सकता है कि हमारी जो DDA है इस काम को थोड़ा सा जल्दी करवा दे, क्योंकि जो DDA ने नरेला में, अगर आपने सुना हो तो काफ़ी सारे फ्लैट्स बनाए थे, HIG, MIG, LIG, EWS फ्लैट्स बनाए थे, मतलब 3400 फ्लैट, 3400 फ्लैट्स बनाए थे वहाँ पे, जो उनके फ्लैट अभी वो बिके नहीं है। और नरेला में जो उन फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन है, मैं खुद देख कर आया था, वहाँ पे अच्छी कंस्ट्रक्शन है, अच्छी सोसाइटी बनाई हुई है। वहाँ पे ये जो फ्लैट्स नहीं बिक रहे हैं ना, उनका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि नरेला में कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, कनेक्टिविटी के मामले में बहुत पीछे है। यहाँ से, रोहिणी से भी अगर मैं नरेला जाता हूँ तो मुझे 45 मिनट्स लगते हैं अपनी कार में। लेकिन अगर मेट्रो आ जाएगी तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा, या ये टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा।
इसके लिए इसकी वजह से डीडीए को दिल्ली मेट्रो जल्दी से जल्दी यहाँ पे शुरू करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि ये जल्दी शुरू भी कर दे, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है, या हमारे जो आसपास मैंने जैसे बात करता रहता हूँ सब लोगों से, तो अभी हो सकता है कि ये नरेला वाली लाइन, रेड लाइन, रिठाला वाली, ये थोड़ा सा और टाइम ले ले। तो अभी मेट्रो का तो कोई इसमें वो नहीं है, न्यूज़ नहीं है कि मेट्रो जल्दी स्टार्ट हो जाए, लेकिन ये UER2 बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, और जब ये हो जाएगी स्टार्ट, बहुत अच्छी रूप ले लेगी। रोहिणी के लिए बेस्ट चीज़ होगी ये, रोहिणी में इनके प्राइजेस के लिए, इनकी यहाँ पे जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए, यहाँ पे जल्दी हैबिलिटेशन शुरू करने के लिए। तो अगर आप कोई कुछ प्लान कर रहे हो ना यहाँ पे रोहिणी में इन्वेस्ट करने का, तो अभी का भी बहुत अच्छा टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ अपना प्लॉट लेके रख सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में प्लॉट लेते हो, उसको मिनिमम आप 4 से 5 साल तक कर रखिए, तब जाके वो आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। अगर आप सोच रहे हैं 1 साल में मैं उसको बेच दूं, 2 साल में बेच दूं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, वो इतना ज़्यादा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देगा जितना आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। तो ये सारी थी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता था। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि मैं कोई चीज़ मिस कर दिया या कोई चीज़ गलत बोली है, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं तो अगर आपको कोई चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँ, उसके प्राइस के बारे में, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।